समकालीन थे। यह वह जमाना था जब भारतीय संगीत की महफिलों में तीन प्रकार के ताल वाद्य पखावज, ढोल तथा तबला एक दूसरे से टक्कर ले रहे थे। मृदंग का स्थान इसमें सर्वश्रेष्ठ था, किंतु दूसरा स्थान तबले को मिले अथवा ढोलक को, यह निर्णय नहीं हो पाता था। मृदंग और ढोलक, मृदंग और तबला और ढोलक वादकों में अपनी विद्वता के प्रदर्शन तथा अपने वाद्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से नवाबों तथा शौकीन राजाओं की महफिलों में प्रतियोगिताएं होती रहती थी। इन प्रतियोगियों में जो विजयी होता उसे दरबार की ओर से अपार धनराशि तथा जागीरें प्राप्त होती थी। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि कुदौ सिंह को अपने मृदंग वादन पर गर्व था, इसलिए उन्होंने घोषित कर रखा था कि यदि उनके साथ कोई प्रतियोगिता में आता है और उनसे वादन में हार जाता है तो उसके हाथ कटवा लेंगे, अन्यथा अपने हाथ कटवा देंगे। कुछ दिन बाद एक मुसलमान कलाकार ढोलक लेकर दतिया महाराज के पास गया और उनसे कुदौ सिंह के साथ ढोलक वादन की अपनी इच्छा प्रकट की। कलाकार की इच्छा के अनुसार जलसे की घोषणा कर दी गई। 3 दिन तक दोनों कलाकार एक दूसरे के बोलों का जवाब देते रहे। फिर परंतु चौथे दिन ढोलक वादक ने एक ऐसा बोल बजाया कि उसका जवाब कुदौ सिंह ना दे पाए। ठीक है, इस प्रकार उनका गर्व चूर कर वह उनके हाथों को बिना काटे ही वहां से चला गया। बिना हाथ कटवाई वो वहां से चला गया, क्योंकि उसका घमंड जो था वो चूर चूर हो गया। ढोलक की दाहिनी ओर स्याही न लगी रहने के कारण उसमें वह गूंज तो नहीं थी जो कि मृदंग में होती है, किंतु मृदंग के सभी बोल उसमें बजाए जा सकते हैं। दूसरे ढोलक के बाएं भाग पर मसाले का लेप चमड़े के अंदर होता है, इसलिए उंगलियों को मोड़कर चमड़े पर हथेली घिसते हुए जिन बोलों को निकाला जाता है वैसे बोल मृदंग के चमड़े के बाहर लगी आटे की पुलिका के कारण बजाए ही नहीं जा सकते। अतः ढोलक के ऐसे बोलों का जिसमें उसके वाम पार्श्व की उपयुक्त विधि की बहुलता हो, मृदंग पर जवाब देना संभव नहीं है। कहा जाता है कि प्रतियोगिता दिल्ली में सिद्धार्थ खां के साथ भी हुई थी, जिसमें एक मृदंग वादक ने उन्हें परास्त किया था। यहाँ भी हार का कारण तबले। बच्चों, पीछे हमने जाना कि तबले का जन्म और उसके रूप में हुए बदलावों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इस पेज में जानेंगे कि उस समय तबला और दूसरे ताल वाद्य कितने महत्वपूर्ण हो गए थे। उस समय भारतीय संगीत में पखावज, ढोलक और तबला जैसे ताल वाद्य आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है यह तय करना आसान नहीं था, लेकिन मृदंग और ढोलक तथा तबला और ढोलक के वादकों में अपनी अपनी कला को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रतियोगिता होती रहती थी इन सब में। ठीक है, जो कलाकार जीतता था उसे दरबार की ओर से पुरस्कार और धनराशि मिलती थी। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रसंग यह उठता है कि उस समय कुदौ सिंह बहुत प्रसिद्ध मृदंग वादक थे। उन्हें अपने मृदंग वादन पर बहुत ज़्यादा गर्व था, बहुत ही ज़्यादा घमंड था। उन्होंने यह घोषणा रखी थी कि यदि मेरे मृदंग वादन की किसी प्रतियोगिता में कोई मुझे हरा देता है तो मैं अपने हाथ कटवा दूंगा। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं अपने हाथ कटवा दूंगा अगर मुझसे कोई भी जीत जाता है। ठीक है, अब एक दिन एक मुस्लिम कलाकार ढोलक लेकर दरबार में आया और उसने कुदौ सिंह के साथ ढोलक वादन की प्रतियोगिता करने की इच्छा जताई। फिर दोनों कलाकारों ने एक दूसरे के बोलों का जवाब देना शुरू किया। पहले 3 दिन तक मुकाबला चलता रहा, लेकिन चौथे दिन ढोलक वादक
ने ऐसा बोल बजाया जिसका जवाब कुडऊ सिंह भी नहीं दे पाए। ठीक है, अब इस तरह कुडऊ सिंह प्रतियोगिता हार गई और उन्हें अपना गर्व मतलब उन्हें उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया और वो वहाँ से चले गए, बिना हाथ कटवाए वो वहाँ से चले गए। यहाँ लेखक यह दिखाना चाहते हैं हमें कि उस समय ताल वाद्यों की कला कितनी विकसित हो चुकी थी और अलग अलग वाद्य बजाने वाले कलाकार अपनी कला को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए प्रतियोगिताएं करते थे। अब इस पेज में देखो, इस पेज में ढोलक और मृदंग के बोलों की तुलना की गई है। ढोलक में मृदंग की तरह सियाई नहीं होती थी, इसलिए उसके सभी बोल उसी तरह नहीं बजाए जा सकते थे जैसे मृदंग पर बजते हैं। ठीक है, ढोलक के बाएं भाग में मसाले के नीचे चमड़े का एक टुकड़ा होता है और उंगलियों को मोड़कर चमड़े पर रगड़ने से कुछ विशेष बोल निकाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मृदंग के बोलों को ढोलक पर उसी प्रकार बजाना संभव नहीं था। इसी कारण लेखक कहता है कि ढोलक के तीन इन बोलों के सामने मृदंग का जवाब देना संभव नहीं था, यह लेखक बोलता है। ठीक है, की अपनी विशेषता का ना होना था, अतः उन्होंने दाहिने तबले पर लगी सियाई की भांति डग्गे पर भी आटा हटा कर सियाई लगवा ली। बाएं पर सियाई लग जाने के कारण उसमें वे समस्त बोल जो कि ढोलक के वाम मुख से निकाले जाते थे बजने लगे। इस प्रकार उन्होंने भी तबले में ढोलक के बोलों का सहारा लेकर मृदंग वादक को परास्त किया। डग्गा को इस प्रकार सुधार लेने के कारण ही उनको सफलता मिली, इसलिए उनका नाम भी सुधार खां रख दिया गया। तबले के इस परिवर्तन का सर्वत्र स्वागत हुआ और सब लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, तबले के बाएं भाग में सियाई लग जाने के कारण उसमें ढोलक की भांति गमकदार ध्वनि निकालते हुए वादन करना अच्छा लगता था। इसके पूर्व तक तबले में मृदंग की भांति खुले हाथों से ही बोलों को बजाया जाता था, किंतु बाएं में उक्त परिवर्तन आ जाने के कारण उसमें बंद बोल भी बजने लगे। इन बोलों के कारण ही प्रारंभिक दिनों में तबले का अपना अलग स्थान बन सका और आगे चलकर इन्हीं बंद बोलों के बाज को दिल्ली बाज के नाम से पुकारा जाने लगा। किस नाम से? दिल्ली बाज के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, बनारस घराने को देखिए तो यह विदित होगा कि इनका प्रारंभ भी 9वीं शताब्दी में हुआ। इस घराने का जन्म पंडित रामसाय जी के द्वारा बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि रामसाय जी ने लखनऊ के उस्ताद मोंदू खां साहब से तबला की शिक्षा ली। लखनऊ के मोंदू खां साहब उस्ताद सिद्धार्थ खां के पुत्र हो गए। यहाँ पे रामसाय जी का मोंदू खां के शिष्य बनने की भी कहानी है कि रामसाय जी जब केवल 9 वर्ष के थे तभी अच्छा तबला बजाने लगे थे। ठीक है, एक बार इनका तबला मोंदू खां साहब ने सुन लिया और प्रसन्न होकर इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार 10-12 वर्ष तक रामसाय जी ने मोंदू खां से शिक्षा ली और बाद में बाजिद अली शाह 1855 से 1861 ईस्वी के यहाँ प्रवेश किया। इन्हीं रामसाय जी के द्वारा बनारस घराने का प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार यह तबले के बनारस घराने का इतिहास सिद्ध खा होता है। तबले की बनावट की दृष्टि से भी यही ज्ञात होता है कि इसकी मोहरी का छोटा होना 50-60 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। उल्लेखनीय है कि सितार और अब हम इस पेज में देखेंगे कि तबले में एक महत्वपूर्ण सुधार क्या हुआ और उससे तबले के वादन में क्या बदलाव आया।
तो अब हम तबले में सियाई का महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं कि तबले में सियाई का परिवर्तन क्या आया है। पहले तबले के दाएं भाग पर ही सियाई लगी होती थी, लेकिन बाएं भाग यानी डग्गे पर सियाई के स्थान पर गीले आटे की पुलिका लगाई जाती थी। ठीक है, इस वजह से तबले पर कुछ ऐसे बोल बजाना संभव नहीं था जो ढोलक के बाएं भाग पर आसानी से बजाए जाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए सिद्धार खां ने बाएं डग्गे पर भी आटे की पुलिका के स्थान पर पक्की सियाई लगवा ली थी उन्होंने। अब इसका परिणाम क्या हुआ उन्हें? अब तबले पर मृदंग और ढोलक दोनों के बोल आसानी से बजाए जाने लगे। यही तबले के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार था। ठीक है, अब दिल्लीवाज कैसे बना, अब हम ये जानेंगे। ठीक है, बाएं भाग में सियाई लगने के बाद तबले से ढोलक जैसी गमकदार ध्वनि निकालना संभव हुआ। पहले तबले पर मृदंग की तरह खुले हाथों से बोल बजाए जाते थे, लेकिन बाएं भाग में यह परिवर्तन होने के बाद बंद बोल भी बजने लगे। इन्हीं बंद बोलों के कारण तबले में अपनी अलग पहचान बनाई और आगे चलकर इस वादन शैली को दिल्लीबाज कहा जाने लगा था। ठीक है, अब इस पेज में बनारस घराने के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, पुस्तक के अनुसार बनारस घराने का प्रारंभ कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस घराने का संबंध पंडित राम साय जी से माना जाता था। किससे? पंडित राम साय जी से माना जाता है। ठीक है, अब राम साय जी ने लखनऊ के उस्ताद मौदू खां साहब से तबले की शिक्षा ली थी। और हमें यह ध्यान रखना है कि मौदू खां साहब उस्ताद सिद्धार खां के पौत्र थे। ठीक है, ये जरूर याद रखना है आप सबको। जानते हैं राम साय जी की कहानी। राम साय जी जब केवल 9 वर्ष के थे तभी वे अच्छा तबला बजाने लगे थे। एक बार मौदू खां साहब ने उनका तबला सुना और उनकी प्रतिभा से वो प्रभावित होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। अब राम साय जी ने लगभग 10 या 12 वर्ष तक मौदू खां से शिक्षा ली। बाद में उन्होंने वाजिद अली शाह के यहाँ प्रवेश किया था। कहाँ पर? अली शाह के यहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया था बाद में। इन्हीं राम साय जी के द्वारा बनारस घराने का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अब आपको मैं उम्मीद तो रखती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी लाइन टू लाइन अच्छे से समझा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये सब समझना है, ठीक है, याद नहीं करना। अब हम आगे देखते हैं। तबले का जन्म साथ ही हुआ। इसी शताब्दी में सितार वाद्य की बनावट व वादन में जो उन्नति हुई वह वाद्यों की बहुत प्राचीनता सिद्ध नहीं करती। तबले के आविष्कार के विषय में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का मत, जो उन्होंने अपने ग्रंथ भारतीय तबलों का शास्त्रीय विवेचन के पृष्ठ 146 पर कहा है, उचित लगता है। उन्होंने लिखा है कि मुगल बादशाह दूसरे मोहम्मद शाह के समय सन 1738 में रहमान खां नामक प्रसिद्ध पखावजी हुए थे, जिनके दूसरे पुत्र का नाम अमीर खुसरो था। उन्होंने सदारंग से कुछ दिनों तक ख्याल गायन सीखा और इन गायन शैली की संगीत के लिए उन्होंने ही तबला नामक वाद्य का निर्माण किया। जबकि आचार्य बृहस्पति जी के अनुसार मोहम्मद शाह रंगीले युग के कलाकारों में निर्मोल खां के पुत्र नियामत खां, जिनका उपनाम सदारंग था, एक संगीत रत्न थे। इन्हीं सदारंग के छोटे भाई का नाम खुसरो खां था। इन्हीं खुसरो खां ने तबले का आविष्कार किया। ठीक है, इस प्रकार इनके मतानुसार भी तबले का जन्म सन 1719 से 1748 ईस्वी अर्थात मोहम्मद शाह रंगीले के राज्य के आसपास है। इसके अनुसार नाम साम्य के कारण लोग खुसरो खां को
अलाउद्दीन कालीन अमीर खुसरो समझ बैठे। मैंने बताया ना, इनके मत भी कुछ निश्चित नहीं है, इनका जन्म आविष्कार किसने किया है, अलग अलग मतों ने किया है, तो ये तो कुछ निश्चित नहीं हो पाया है। अनुमान है कि 16वीं शताब्दी के आसपास मृदंग के 2 रूप करके इनका वादन प्रारंभ हुआ, तभी इनका नामकरण तबला भी हो गया था, किंतु इसमें उचित सुधार सिद्धार्थ खां ने ही किया। उचित सुधार से यह अभिप्राय है कि पहले तबले के केवल दाएं भाग पर ही स्याही लगाई जाती थी, दाएं भाग पर ही, और बाएं डग्गे पर मृदंग की भांति गीले आटे की तुलिका लगाई जाती थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में तबले पर हथेली और चमड़े पर घिसकर गमक की भांति बजाए जाते हैं, नहीं बजाते हैं, बजाए जाते हैं या नहीं बजाते हैं, बजते हैं। इस प्रकार के बोलों को बजाने के लिए सिद्धार्थ खां ने बाएं डग्गे पर भी आटे की पुलिका के स्थान की तरह पक्की स्याही लगा दी। फलस्वरूप अब तबले पर मृदंग और ढोलक दोनों वाद्यों पर बजने वाले बोल सरलता से बजने लगे। यही आज का लोकप्रिय वाद्य तबला है। बच्चों, अब हम इस पेज में जानेंगे कि तबले के आविष्कार यानी जन्म के बारे में। ठीक है, तबले के जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं, ये हमने शुरू में जाना था, लेकिन अब इस लास्ट पेज में भी यही बताया गया है। अब इसमें पहला मत बताया गया है कि डॉक्टर अरुण कुमार सेन का मत। ठीक है, डॉक्टर अरुण कुमार सेन के अनुसार मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के समय लगभग 1738 ईस्वी में रहमान खां नाम के प्रसिद्ध पखावजी हुए। उनके दूसरे पुत्र का नाम अमीर खुसरो था। ठीक है, अब उन्होंने सदरंग से कुछ दिनों तक ख्याल गायन सीखा और इस गायन शैली की संगति के लिए तबला नामक वाद्य का निर्माण किया था। इसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें आचार्य बृहस्पति के अनुसार भी तबले का जन्म मोहम्मद शाह रंगीले के समय के आसपास माना गया है। उनके अनुसार नियामत खां के पुत्र निर्मोल खां, जिनका उपनाम सदरंग था। ठीक है, अब एक प्रसिद्ध संगीत के थे, ये क्या थे, प्रसिद्ध संगीत के थे। अब सदरंग के छोटे भाई खुसरो खां थे और इसी खुसरो खां ने तबले का आविष्कार किया था। तबले का आविष्कार खुसरो खां ने किया था। ठीक है, अब इस पेज में 16वीं शताब्दी के आसपास मृदंग के 2 भाग करके उसके वादन से तबले का विकास हुआ होगा। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, तबला पड़ गया था। ठीक है, अब पहले तबले के केवल दाएं भाग में ही स्याही लगाई जाती थी और बाएं भाग पर गीली आटे की लेई लगाई जाती थी। ठीक है, जो गीला आटा होता है उसके हम पानी वगैरह डाल देते हैं, पतला पतला सा कर लेते हैं, वो लेई लगाई जाती थी। ठीक है, अब बाद में सुधार खां ने बाएं भाग पर भी स्याही लगा दी थी, जहाँ पर लेई लगाई जाती थी वहाँ पर भी उन्होंने स्याही लगा दी। इससे तबले के बोल अधिक आसानी से और स्पष्ट रूप से बजने लगे। यही बदलाव आगे चल के आज के लोकप्रिय तबले के रूप में दिखाई देता है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने अच्छे से समझाई है और अच्छे से पढ़ाई है। आपको लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से समझाया भी है, मतलब पहले मैंने पढ़ाया था फिर उसके बाद मैंने समझाया है कि इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह वीडियो 9th से लेके 12th तक सब बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, 9, 10, 12, 11, 12 ये चारों क्लास इस वीडियो को देख सकती हैं, इसलिए मैंने यह वीडियो लॉन्ग और अच्छे से बनाई है। यह वीडियो 2 भाग में, तो आपको पहले फर्स्ट भाग देखना है फिर सेकंड भाग। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना मत भूलो। तब तक के लिए बाय बाय।